Hello and good morning, everyone. I welcome you all Eduverse News Analysis. Today is 9 February 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF you can join Telegram channel Eduverse News Analysis जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. वहाँ पर सारी PDF शेयर की जाती हैं तो आप उस चैनल को ज्वाइन करिए. मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आपकी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर. तो पहली न्यूज़ है हमारी, आरबीआई ने क्या किया है, जो हमारा लोन कॉस्ट है, रेपो रेट है, उसे यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है. ओके, इन्फ्लेशन को हमें क्या करना है, टेम करना है. इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, इन्फ्लेशन कम करने के लिए आरबीआई ने यहाँ पर क्या किया है, रेपो रेट जो है हमारा उसे इंक्रीज किया. आप इस मैप में देखिए, आपको यहाँ पे क्लियर होगा. जो हमारा रेपो रेट है यहाँ पे जनवरी 2021 में देखे तो ये स्टैग्नेंट था, रुका हुआ था, है ना. उसके बाद इसे आरबीआई कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है. ओके, अब देखिए ये हम रेपो रेट जो आरबीआई वो इंक्रीज क्यों करता है, हम इसको पहले समझते हैं. इन्फ्लेशन है, अभी इन्फ्लेशन क्यों है. इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के यहाँ पे 2 इंडेक्स होते हैं, है ना. फर्स्ट इंडेक्स इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सेकंड इज होल प्राइस इंडेक्स. ओके, अगर हम होल प्राइस पर कोई भी यहाँ पे रेट चेंज होता है, इन्फ्लेशन आता है, महंगाई बढ़ती है, तो उसे हम कहते हैं होल प्राइस इंडेक्स, है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स. और जब सीपीआई कब होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. सीपीआई का मतलब जैसे कि हम जब कंज्यूम करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स ले रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ ले रही हूँ, कोई मशीन ले रही हूँ, कुछ भी, उसका प्राइस यहाँ पर पहले 5 रुपये. मैं चॉकलेट खरीदने जा रही हूँ, इस चॉकलेट का प्राइस पहले 5 रुपीज़ था, अब मैं कल इसको खरीदने गई तो इसका प्राइस यहाँ पे चेंज हो गया, 10 रुपीज़ हो गया. तो ये क्या है, हम जिस चीज़ को यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पे शॉप में जा रहे हैं, उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो उसमें चेंजेस होते हैं वो हमारा क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. ठीक है ना, जो हम कंज्यूम करने पे यहाँ पे चेंजेस आते हैं उसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं. तो देखिए इन्फ्लेशन को हम ये 2 तरीके से मेजर करते हैं. ओके, अब देखिए इन्फ्लेशन का यहाँ पे टारगेट रखा गया है आरबीआई के द्वारा. इन्फ्लेशन का यहाँ पे टारगेट रखा गया कि कितने परसेंट यहाँ पर हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन होना चाहिए. तो यहाँ पे 2 से 6 के बीच में है ना. कितना है, मिनिमम आप 2% जा सकते हैं, इन्फ्लेशन रेट कम हो सकता है, और मैक्सिमम कितना, मैक्स टू मैक्स 6% हो सकता है. आइडियल टारगेट की बात करें तो कितना होना चाहिए, 4% होना चाहिए. मतलब इंडियन इकोनॉमी के लिए 4% का टारगेट यहाँ पे रखा गया है कि अगर 4% का टारगेट है मतलब कि हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छी चल रही है, उसमें अच्छी ग्रोथ हो रही है. अब यहाँ पर कोविड हुआ था, कोविड के कारण हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है इसने 6 को भी क्रॉस कर दिया था, ये हमारा पहुँच गया था 8 to 9%. ओके, कोविड के कारण यहाँ पर जो हमारा इन्फ्लेशन रेट था वो कितना हो गया था, 8 to 9% हो गया था. इसी के चलते अब हमें क्या करना है, ये हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है उसको कम करना है. इसीलिए आरबीआई यहाँ पे क्या कर रहा है, आरबीआई ने एक कमेटी बनाई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं, है ना. इसके अंदर टोटल 6 मेंबर्स होते हैं. 3 आरबीआई से होते हैं, आरबीआई मतलब अपॉइंट करता है, आरबीआई की तरफ से होते हैं, और 3 यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर होते हैं. ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या होता है, दिस कमेटी डिसाइड द रेट्स. व्हाट इट डज, इट डिसाइड द रेट्स. रेट्स की अगर हम बात करें तो रेट्स होते हैं 4 टाइप्स के. रेट्स जो होते हैं 4 टाइप्स के, एक होता है रेपो रेट, दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट, ओके, तीसरा होता है सीआरआर, और चौथा होता है एसएलआर. ओके, तो जो ये रेट्स होते हैं इनको कौन डिसाइड करता है, ये जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है ना, ये आरबीआई की तरफ से गठित की जाती है, स्टैब्लिश होती है. तो ये आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, तो ये हमारी जो रेट्स हैं, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट एंड सीआरआर एंड एसएलआर, इनको यहाँ पे डिसाइड करती है. अब हम रेपो रेट की बात करते हैं. व्हाट इज रेपो रेट, यहाँ पे अभी हमने न्यूज़ में भी यही देखा कि हमारा जो रेपो रेट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा. रेपो रेट यहाँ पे क्या करता है, जैसे कि आरबीआई यहाँ पर गवर्नमेंट जो हमारी अदर बैंक्स हैं, जैसे आरबीआई ने क्या किया, यहाँ पे एसबीआई को लोन दिया. एसबीआई को लोन दिया, कितने % पे लोन दिया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 9% पे यहाँ पे लोन दिया. अब हम जो नॉर्मल पीपल होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, वो किससे लोन लेते हैं, वो एसबीआई से लेते हैं. तो एसबीआई अब हमें जब लोन देगा तो वो थोड़ा सा इसमें 1-2% इंक्रीज करके देता है ना. तो फॉर एग्जांपल हम मानते हैं एसबीआई ने हमें लोन दिया, कितना, 10% दिया. ओके, अब आरबीआई ने क्या किया, इस रेट को, जो ये इंटरेस्ट रेट था उसे इंक्रीज कर दिया, उसे यहाँ पे 11 कर दिया.
तो अब SBI क्या करेगा, SBI जब हमें लोन देगा वो कितने में देगा, हमें 12% के इंटरेस्ट पे देगा। और जब देखो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लोन कम लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे लोन कम लेते हैं। अब देखिए इन्फ्लेशन की अगर हम बात करते हैं तो इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है, अगर इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ता है कि हम जो पर्सन होते हैं वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, है ना। इन्वेस्टमेंट जब ज़्यादा होती है तो यहाँ पे डिमांड क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, और डिमांड जब इंक्रीज़ होती है तो यहाँ पे इन्फ्लेशन क्या होता है, वो भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और अगर हम एक आइडियल सिचुएशन की बात करें, एक आइडियल कंडीशन की बात करें, तो देखो इन्वेस्टमेंट कब होगी, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, है ना। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हमारे पास पैसे ज़्यादा आएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे किसी चीज़ पर तो उसकी जो डिमांड होगी वो इंक्रीज़ होगी। और अगर किसी चीज़ की आपको पता है डिमांड इंक्रीज़ होती है तो मतलब उसका जो प्राइस होता है वो भी क्या होता है, यहाँ पर इंक्रीज़ होता है। और प्राइस इंक्रीज़ हुआ इट मीन्स यहाँ पर क्या है, इन्फ्लेशन हो रहा है। और हम एक आइडियल कंडीशन की बात करें तो अगर आइडियल कंडीशन में यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी क्या हो रही होगी, एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। मतलब लोग ज़्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में है ना, ज़्यादा उनके पास पैसे हैं। अब वो इन्वेस्ट तभी करेंगे ना जब उनके पास पैसे होंगे। इट मीन्स यहाँ पे जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे आइडियल सिचुएशन की बात की जा रही, बट यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब इन्फ्लेशन को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो बैंक्स को यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई लोन प्रोवाइड करती है उस पर यहाँ पे इंक्रीज कर दिया जाता है। उसका जो रेट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, उसको यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो मार्केट में क्या होगा, जो आरबीआई ने दिया किसको, मान लीजिए यहाँ पे आरबीआई ने एसबीआई को कितने इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया, यहाँ पे 12% हम मान लेते हैं। अब एसबीआई जब हमें लोन देगा वो कितने पर देगा, वो हमें यहाँ पे 13% पे देगा। अब जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होंगे तो क्या हम यहाँ पे लोन लेंगे, बिल्कुल नहीं, है ना। क्यों हम पैसे लेंगे, और जब हम पैसे नहीं लेंगे तो यहाँ पे जो मनी सप्लाई होगा वो क्या होगा, कम होगा। मनी सप्लाई कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो यहाँ पे डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो भी हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो आई होप यहाँ पे आपको पॉइंट क्लियर होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रेपो रेट यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज किया जा रहा है ताकि हम इन्फ्लेशन को, एक जो हमारा आइडियल टारगेट है हमारी कंट्री का, उसको हम यहाँ पे बनाए रखें। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है ना। रिवर्स रेपो रेट में भी सेम यही किया जाता है, मनी सप्लाई को यहाँ पे मेनली कम किया जाता है। तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई यहाँ पे मनी सप्लाई को कम करने के लिए यहाँ पर जो एसबीआई के मान लीजिए फॉर एग्जांपल एसबीआई के पास बहुत सारी, यहाँ पे हमने अकाउंट्स खोली, इन एसबीआई के पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ गई। अब एसबीआई के पास बहुत सारी अगर इन्वेस्टमेंट आ गई तो जी ये बैंक है वो क्या करेगा, यहाँ पे और ज़्यादा लोन देगा, है ना। अब लोन ज़्यादा देगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो वो फिर से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, डिमांड इंक्रीज होगी और इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। जब ऐसी कंडीशन आती तो आरबीआई देखता है कि अरे इसके पास तो बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, हम क्या करेंगे, इससे पैसे यहाँ पर ले लेंगे। तो आरबीआई क्या करेगा, एसबीआई से यहाँ पर पैसे ले लेगा और यहाँ पे क्या करेगा, एसबीआई को यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, यहाँ पे आरबीआई ये जो अदर बैंक से इनको यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। और ये जो पैसा होगा, जो पैसे हैं, लिक्विडिटी जो ज़्यादा हो रही है पैसों की, उसको यहाँ पे आरबीआई अपने पास रख लेगा। और जब एसबीआई के पैसे कम हो जाएंगे तो ये फिर लोन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, लोन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो डिमांड कम होगी, एंड डिमांड कम हुई तो इन्फ्लेशन यहाँ पर कम होगा। तो ये होता है हमारा रिवर्स रेपो रेट। ओके, तो आई होप यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये होता है रिवर्स रेपो रेट, और एक होती है सीआरआर एंड एसएलआर। तो सीआरआर क्या होता है, जैसे जब कोई भी बैंक यहाँ पर लोन प्रोवाइड करती है तो उस लोन का मतलब कुछ परसेंट, जैसे कि यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट ना हो जाए इसके लिए यहाँ पर कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रखा जाता है कि अगर डिफ़ॉल्ट जैसी कभी कंडीशन आती भी है तो यहाँ पर क्या करें, हम उससे थोड़ा बच पाएँ, है ना, हम उससे उभर पाएँ। तो आरबीआई के पास ये कुछ परसेंट रखा जाता है, और एसएलआर जो होता है ये बैंक जो होती है वो अपने पास रखती है कि अगर कभी कोई ऐसी डिफ़ॉल्ट वाली कंडीशन आ जाती है तो उस कंडीशन पर यहाँ पे कुछ परसेंटेज एसएलआर जो है बैंक अपने पास रखती है, और सीआरआर यहाँ पे आरबीआई के पास रखा रहता है। तो ये जो रेट्स हैं ये किसके द्वारा यहाँ पे डिसाइड किए जाते हैं, दीज रेट्स आर डिसाइडेड बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ये न्यूज़ अच्छे से यहाँ पर क्लियर होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे देखिए की ट्रायल्स फॉर गगनयान कंडक्टेड। यहाँ पे गगनयान एक मिशन है हमारा, वो कंडक्ट किया जा रहा है इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा, जो हमारा अर्थ का
ऑर्बिट है ना, लोअर ऑर्बिट है अर्थ का, वहाँ पर 3 ह्यूमन बींग्स को यहाँ पर भेजा जाएगा। क्या? 3 ह्यूमन बींग्स को, उसमें से 1 विमेन है, ठीक है। तो अब देखिए लोअर अर्थ ऑर्बिट में वहाँ पे भेजा जा रहा है, तो वहाँ पे देखिए कंडीशन अलग होगी, है ना, वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती है, तो उस सिचुएशन में वहाँ पे वो 3 दिन 4 दिन जितने दिन भी रहेंगे तो उनका फूड का क्या रहेगा, क्या खाएंगे वो, क्या पियेंगे, उनको किस इक्विपमेंट्स की क्या क्या ज़रूरत है, लॉन्च उनको किस तरीके से किया जाएगा, मतलब किससे लॉन्च किया जाएगा, उनकी लैंडिंग का और उसके रेस्क्यू का, मतलब लैंडिंग उनकी की जाएगी, रेस्क्यू जब होगा तो लैंडिंग उनकी होगी इंडियन ओशन में, आई थिंक यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन ओशन में होगी। तो जब उनकी लैंडिंग इंडियन ओशन में होगी तो इंडियन ओशन से उन्हें रेस्क्यू कैसे किया जाएगा, है ना। अब जैसे लैंडिंग के टाइम पे भी कभी कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंडक्ट की जा रही हैं और उनको ये ट्रेनिंग, ये जो 3 ह्यूमन बींग्स यहाँ पर जाने वाले हैं उनको ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है? रशिया प्रोवाइड कर रहा है ना, पूरी तरीके से ये ट्रेन कर रहा है। तो देखिए गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसमें यही बताया जा रहा है द प्रोजेक्ट इनविसाजेस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन स्पेस light capability by the launching a crew of 3 members to an orbit of 400 किलोमीटर for 3 days। ये 3 days का है और ये 400 किलोमीटर की जो ऑर्बिट है वहां पर भेजा जाएगा। अब यहाँ पे ये पूरा मिशन है कि हम किस तरीके से उनको सेफली वहां पे अर्थ से ऑर्बिट तक पहुंचाएं और उस ऑर्बिट से यहाँ पे जो इंडियन वाटर्स में है उनकी लैंडिंग करवाई जाएगी। तो इसका ये पूरा यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है कि किस तरीके से हम सारी चीज़ें करेंगे। यहाँ पे जो मिशन था ये 2021 में आई थिंक होने वाला था, बट अभी भी ये डिले हो गया। अब देखते हैं शायद इस ईयर के लास्ट तक ही कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पर एडिटोरियल सेक्शन की तरफ हम आते हैं। यहाँ पे हमें 2 एडिटोरियल आज डिस्कस करने हैं। तो देखिए बेंच एंड बिगेट्री और द लेसन फ्रॉम अ कोर्ट अपॉइंटमेंट ड्रामा, इसको आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों यहाँ पे एक साथ कनेक्टेड है। अब देखिए हमें पता है बहुत दिनों से क्या चल रहा है, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में यहाँ पे टसल चल रहा है कि इसमें से कौन ज़्यादा सुपीरियर है ना। यहाँ पे क्या इशू आ रहा है कि ये बताया जा रहा है कौन ज़्यादा यहाँ पे सुपीरियर है। हमने यहाँ पे देखा, अब यहाँ पे मेनली जो है हमने बहुत बार पढ़ा कोलिजियम सिस्टम के बारे में, है ना। जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है? कोलिजियम के द्वारा होता है ना। सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे कोलिजियम है, इवन हाई कोर्ट में, कि कोलिजियम की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अगर जजेस की अपॉइंटमेंट करनी है तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं एंड 2 सीनियर मोस्ट एंड 3 सीनियर मोस्ट जो भी जजेस होते हैं उनका यहाँ पे कोलिजियम होता है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए यहाँ पे जब अपॉइंटमेंट की जाती है तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, ठीक है। और हाई कोर्ट के अगर जजेस की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट में ही कोलिजियम होता है, तो उनके द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, नेम रिकमेंड किया जाता है, फिर उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के पास भेजा जाता है ना। फिर वो उसको देखते हैं सारी चीज़ें और उसके बाद फिर वो जो नेम है वो गवर्नमेंट के पास जाता है। और ये जो कोलिजियम सिस्टम है अगर हम इसकी बात करें तो ये कब आया था? 1993 में, है ना। ये सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट था। 1993 में ये कोलिजियम सिस्टम आता है हमारे इंडिया में, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे इशू क्या है, अभी हमने कल परसों यहाँ पे डिस्कस किया था कि हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट के लिए यहाँ पर क्या हुआ था, मद्रास हाई कोर्ट में एक जज को अपॉइंट किया गया है, एक लॉयर थी, है ना। तो लॉयर का नाम क्या था? विक्टोरिया गौरी जी का यहाँ पे नेम सजेस्ट किया गया हाई कोर्ट के कोलिजियम के द्वारा, ठीक है। फिर उन्हें यहाँ पे जज भी अपॉइंट कर दिया गया। यहाँ पे क्या हुआ, जज अपॉइंट कर दिया गया। लेकिन जब इनका नाम यहाँ पे रिकमेंड किया गया, सारी चीज़ें हो गई, जज अपॉइंट कर दिया गया, तो यहाँ पर फिर ये बात आती है जब इनका इन्वेस्टिगेशन पूरा किया जाता है तो यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ लॉयर्स हैं, मतलब इनके बारे में ये पता चलता है कि ये किस में इंगेज है, हेट स्पीच में इंगेज है। मतलब जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं, जैसे कि इसमें बताया गया कि जैसे मुस्लिम है, क्रिश्चियंस है, इनके अगेंस्ट ये किस में इंगेज है, हेट स्पीच में अगेंस्ट है। और ये किसी पार्टी से भी यहाँ पे मतलब उनके तरफ उनका ज़्यादा यहाँ पर हम देखते हैं बैंड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ क्या कहते हैं हम, जो ग्रुप ऑफ लॉयर्स हैं उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि इन्हें किया जाए, हाई कोर्ट के जज के लिए अपॉइंट ना किया जाए। ओके, बट यहाँ पे देखिए कोलिजियम की अगर हम बात करते हैं, कोलिजियम में कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जो 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। यहाँ पे सीनियर मोस्ट जजेस की बात आ रही। अब जब यहाँ पे ये पिटीशन गई तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ही पिटीशन गई। अब इस पिटीशन का मतलब ये जो कोलिजियम का ही कौन कर रहा है, जुडिशियल रिव्यू हो रहा है एक तरीके से,
है ना। ये जो कोलिजियम है इसका ही यहाँ पे क्या हो रहा है, जुडिशियल रिव्यू हो रहा है इनके डिसीजन का। अब ये डिसीजन कौन सुन रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे जूनियर जजेस हैं, है ना, जो इनसे छोटे हैं, जो जूनियर जजेस हैं, वो इस केस को यहाँ पे देख रहे थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कोलिजियम क्या है, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। आई मीन सोचिए, आप खुद ही सोचिए कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और सीनियर मोस्ट जजेस हैं। तो क्या उनके डिसीजन को यहाँ पे ये जो जूनियर जजेस हैं ये उनका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन ये आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो वैसे अगर हम देखा जाए तो ये जो केस था उसको यहाँ पे मतलब कि उन्होंने क्या कर दिया, इनकार कर दिया, मतलब इनकी जो डिमांड थी उसको यहाँ पे वो प्ली को डिक्लाइन कर दिया था। हमने इसको परसों ही पढ़ा था। ठीक है, बट यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है कि पहली बात क्या आ रही है यहाँ पे, क्वेश्चन आ रही है ओपेसिटी की। क्या? ओपेसिटी कि जो हमारा कोलिजियम है उसमें ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या होता है, जैसे कि जब कोलिजियम की हम बात करते हैं तो कोलिजियम में क्या होता है, किसी भी पर्सन को नाम अगर हम रिकमेंड करते हैं जज के लिए तो उसके पहले उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन होती है इसमें आईबी इन्वॉल्व होती है मेनली। तो ये जो आईबी होती है ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। अब आईबी में कौन है, यहाँ पे गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं, है ना। यहाँ पे आईबी में कौन होते हैं, मेनली गवर्नमेंट के यहाँ पे मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि आईबी ने जो रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट करी होगी उसमें या तो कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जब इनका नेम सजेस्ट कर दिया गया, जब ये जज बन गई थी तो यहाँ पे सुप्रीम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनसे पूछा गया कि आपने क्या इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं की। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब वो जज अपॉइंट हो गई थी उसके बाद हमें ये पता चला कि शी वॉज इन्वॉल्व इन अ हेट स्पीच, मतलब कि वो इस तरीके की चीज़ों में यहाँ पर इन्वॉल्व है ना। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, मतलब कि उनके अपॉइंटमेंट से पहले क्या उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन ये सारी चीजें नहीं की गई थी। फर्स्ट क्वेश्चन ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आईबी में गवर्नमेंट का पर्सन है। इट मींस गवर्नमेंट यहाँ पे क्या चाहती है कि उस पर्सन के बारे में, कोई भी पर्सन है उसके बारे में यहाँ पे जो चीजें हैं वो बाहर निकल कर ना आए, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट अपने ही लोगों को अपॉइंट करना चाहती है। ठीक है, अब सेकेंड बात क्या आ जाती है कि कोलिजियम में यहाँ पे ओपेसिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मतलब कि यहाँ पर क्या है, ओपेसिटी नहीं है। यहाँ जैसे कि अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करते हैं यूके यूएसए में, तो जब यहाँ पे जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है तो जिस पर्सन का नाम रिकमेंड करना होता है उसे सबसे पहले पब्लिक डोमेन में रखा जाता है ना। उसे सबसे पहले क्या किया जाता है, पब्लिक डोमेन में रखा जाता है, उसके बारे में फिर सारी चीजें इन्वेस्टिगेट की जाती हैं एंड देन उन्हें रिकमेंड किया मतलब कि उन्हें अपॉइंट किया जाता है एज अ जज। बट इंडिया में क्या है, इंडिया में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं, उनका नाम यहाँ पे पूरी तरीके से रिकमेंड कर दिया जाता है, गवर्नमेंट के पास यहाँ पर भेज दिया जाता है ना, गवर्नमेंट के पास यहाँ पे रिव्यू के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे उसका जो पर्सन है उसका नाम यहाँ पे डिस्क्लोज किया जाता है कि ही और शी इज रिकमेंडेड एज अ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज, है ना। तो यहाँ पे मेनली किस बात क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे ओपेसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी नहीं है। थर्ड बात क्या आ जाती है, यहाँ पे इसी आर्टिकल में बात की गई किसकी, असिमेट्री की। क्या? असिमेट्री की इसमें बात की गई। असिमेट्री की बात की गई इन द सेंस कि देखिए हमने अभी इसमें पहले ही न्यूज़ कवर करी थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए यहाँ पे जब अपॉइंटमेंट की बात की गई थी तो यहाँ पे जो 5 जजेस के नेम दिए गए थे तो उनका नेम यहाँ पे दिसंबर में दिया गया था, है ना। बट उनका जो नेम है गवर्नमेंट ने अभी तक यहाँ पे उस पर अप्रूवल नहीं किया, गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव नहीं किया, हालांकि अब तो कर लिया है बट इसमें नेम आ रहा था कि अभी तक उसको क्या किया, गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया, है ना। तो देखिए यहाँ पे दिसंबर से दिया था और इसको अप्रूव कब किया, फेब में किया गया। ओके, हम यहाँ पे हाई कोर्ट हमने बात करी थी बॉम्बे हाई कोर्ट एंड मद्रास हाई कोर्ट जज के लिए, वहां पे हमने देखा था 2 जजेस का केस यहाँ पे 2018 में उनका नेम यहाँ पे रिकमेंड किया गया था। कब? 2018 में, बट स्टिल उनका जो नेम है उसको अभी तक अप्रूव नहीं किया गया। तो देखिए कितनी असिमेट्री। और अभी हम बात करिए जो अभी लॉयर विक्टोरिया गौरी हैं, इनका नेम अभी यहाँ पे रिकमेंड किया और उनको तुरंत ही रातों रात मतलब उन्हें जज भी अप्रूव कर दिया गया और उनका जो ओथ है उनको ओथ भी दिलवा दी गई। तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा एसिमेट्री यहाँ पे देखने को मिल रही है ना। अपॉइंटमेंट में देखिए यहाँ पे कोई टाइम नहीं है कि मतलब कितने टाइम में यहाँ पे अप्रूवल प्रोवाइड करना है गवर्नमेंट को, जब से नाम रिकमेंड कर रही है गवर्नमेंट कितने दिनों में यहाँ पे उसको अप्रूव कर सकती है, कितने दिनों में अप्रूव नहीं कर सकती है। ठीक है, और इस केस में ये भी बात की गई कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया है, अपनी यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे कुछ अपना रोल नहीं निभाया, है ना। गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नहीं किया। अब देखिए इसमें ये बात की गई, दूसरा फैक्टर क्या आ जाता है इसमें, चेक एंड बैलेंस का। किसका? चेक एंड बैलेंस का। यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है इनका मेन काम क्या है, चेक्स एंड बैलेंस का। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है,
the system of check and balance at the heart of which are the values of transparency and publicity, and this can only happen if there is a degree of separation between judicial appointment commission and the court. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि चेक और बैलेंस कब हो सकता है ना, हर एक इंस्टीट्यूशन में हमें, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, है ना, हम सब की बात करते हैं, यहाँ पे एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए. तो यहाँ पे जुडिशियल की जो अपॉइंटमेंट होती है, इसमें अगर हम तभी चेक एंड बैलेंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं जब यहाँ पे जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एंड कोर्ट के बीच में क्या हो, एक सेपरेशन हो, है ना, तभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेक और बैलेंस को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि जो हमारी कोलिजियम है, कोलिजियम के डिसीजन को ही रिव्यू करा जा रहा है, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट खुद ही उसको क्या कर रहा है, उसका जुडिशियल रिव्यू कर रहा है. तो यहाँ पे क्या, ये जो चेक्स और बैलेंस का, ट्रांसपेरेंसी का फंडा यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, जो हमारा ये ट्रांसपेरेंसी का हमारा मेन प्रिंसिपल है, ये यहाँ पर हमें दिखाई देती हुई नहीं दिख रही है ना. तो ये सारी बात इस आर्टिकल में की गई है. तो आई होप यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी. तो यहाँ पे एट द कंक्लूजन क्या कहा गया है कि हम क्या कर सकते हैं कि टेकिंग अ स्टेप बैक फ्रॉम अ स्पेसिफिक एक्टर इन द ड्रामा, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लोकेट द रूट ऑफ द प्रॉब्लम इन द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस. यहाँ पे ये जो ड्रामा चल रहा है, एक तरीके से इसमें कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में जो ड्रामा चल रहा है, हमें इस ड्रामे से ऊपर आना होगा और हमें यहाँ पे जो हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम है उसे लोकेट करना होगा, है ना. वी हैव टू लोकेट द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, जिससे हम क्या कर सकें, जो हमारा जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसको हम यहाँ पर क्या कर सकें, उसमें जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे इम्प्रूव कर सकें. ठीक है ना, उसमें हम यहाँ पर रिफॉर्म ला सकें. व्हाट वी नीड इज एन अपॉइंटमेंट प्रोसेस दैट जेन्युइनली सेफगार्ड जुडिशियल इंडिपेंडेंस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव डोमेन्स. यहाँ पे हमें क्या करने की जरूरत है कि हमें एक ऐसा अपॉइंटमेंट प्रोसेस लेकर आना चाहिए जो कि जेन्युइनली क्या करे, जुडिशियल की जो इंडिपेंडेंसी है और एग्जीक्यूटिव का जो डोमिनेंस है, इसको एक तरीके से यहाँ पे सेफगार्ड प्रोवाइड करे. तो आई होप यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी. नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पे नॉर्डिक इंडिया कनेक्ट्स टू पावर अ ग्रीन ट्रांजिशन. नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी है, पहले हमारे लिए यहाँ पे जो मेनली क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट आर नॉर्डिक कंट्रीज, है ना. तो हम पहले इसका मैप में लोकेशन देख लेते हैं कि व्हाट आर नॉर्डिक कंट्रीज. ये इधर है, ठीक है. देखिए तो नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी है, अगर हम इनकी जोग्राफिकल लोकेशन देखें तो डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन एंड नॉर्वे. तो दीज आर नॉर्डिक कंट्री. मतलब ये जो हमारा अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ इंडिया साइड, तो आर्टिक ओशन के साइड में, तो यहाँ पे जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, दीज आर स्मॉलर कंट्रीज, है ना. और आप सभी को पता है जो नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है वो नॉर्डिक कंट्रीज का ही एक पार्ट है. ठीक है, तो हम इनको यहाँ पे डिफरेंशिएट, तो नॉर्डिक कंट्रीज यहाँ पे हमारे लिए मैप से रिलेटेड क्वेश्चन, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है. जैसे कि कौन कौन सी, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क. ओके, तो दीज आर दी नॉर्डिक कंट्रीज. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है, आर्टिकल क्या है कि इंडिया क्या कर सकता है, नॉर्डिक कंट्रीज के साथ कनेक्ट करके यहाँ पे क्या बन सकता है, पावर बन सकता है ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ. ठीक है, क्योंकि नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं उसको हम कह सकते हैं कि उन्होंने ग्रीन टेक्नोलॉजीज के मामले में एक पायनियरिंग, मतलब कि एक बहुत बड़ी बहुत एक पायनियर हो चुके हैं, है ना. उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट, मतलब कि उनके पास बहुत ज़्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजी के मामले में उनके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है. ठीक है, जैसे कि हमारा जो मेन हम भी क्या है, इंडिया भी क्या है, ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ यहाँ पे मूव कर रहा है ना. हमें क्या करना है, ग्रीन इकोनॉमी की तरफ हम मूव कर रहे हैं. तो उसके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन जैसे कि क्या क्या है, हाइड्रोजन, ऑफशोर विंड, बैटरीज, कार्बन कैप्चर, स्टोरेज. तो इस तरीके की ये सॉल्यूशन है ना, जिससे कि वर्ल्ड क्या कर सकता है, ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ, जो हमारी नीड है ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ, हम उसकी तरफ सक्सीड कर सकते हैं. अब यहाँ पे नॉर्डिक कंट्रीज का जो हम नॉर्डिक कंट्रीज हैं और इंडिया है, इनका जो एम्बिशन है वो सेम है ना, कि हमें क्या करना है, हमारा जो रीजन है उसे 2030 तक, मतलब जो हमारा एमिशन है उसको यहाँ पे कंट्रोल करना. तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि आवर कॉमन एम्बिशन इज फॉर नॉर्डिक रीजन टू बिकम द मोस्ट सस्टेनेबल एंड इंटीग्रेटेड रीजन इन द वर्ल्ड बाय 2030. जो यहाँ पे नॉर्डिक कंट्रीज है ये कह रही हैं कि ये जो आर्टिकल है मेनली किसके द्वारा लिखा गया है, जो नॉर्वेजियन मिनिस्टर हैं, ट्रेड मिनिस्टर एंड इंडस्ट्री, उनके द्वारा ये आर्टिकल बताया गया. तो मेनली वो अपने
कंट्री के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे इस आर्टिकल को लिख रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जो हमारी नॉर्डिक रीजन्स है उनका मेन टारगेट क्या है, मेन एम्बिशन क्या है कि उनको 2030 तक मतलब एक सस्टेनेबल और इंटीग्रेटेड रीजन बनना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, नॉर्डिक कंट्रीज अकेले जो है इसको नहीं कर सकती हैं, है ना। ये जो ट्रांजिशन है वर्ल्ड को, जो अभी ट्रांजिशन रिक्वायर है, ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो नॉर्डिक रीजन अकेले इस चीज़ को नहीं कर सकता है। इसलिए नॉर्डिक कंट्रीज क्या कर रही हैं, इंडिया के साथ आ रही हैं और जो अपनी टेक्नोलॉजीज हैं उसको एक दूसरे के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हैं, ताकि वो क्या कर सके, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, क्लाइमेट चेंज की तरफ उसको क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे स्टॉप कर सके और ये जो ग्रीन ग्रोथ है उसको यहाँ पे वो बूस्ट कर सके। ओके, तो आई होप यहाँ पे आपको कंटेक्स्ट समझ में आया होगा कि इंडिया के साथ क्या हो रहा है। इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज एक साथ आ रही हैं ताकि वो क्या कर सके, ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ और जो ग्रीन ग्रोथ है उसको यहाँ पे बूस्ट कर सके। अब यहाँ पे एक समिट भी हुआ था 2022 में, नॉर्डिक इंडिया यहाँ पे समिट हेल्ड हुआ था कोपेनहेगन में जिसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और जो नॉर्डिक प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या कहा कि एग्री हुए किस बात पर, कि वो क्या करेंगे, डिजिटलाइजेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, मैरीटाइम इंडस्ट्री, है ना, एंड द सर्कुलर इकोनॉमी। तो इन सारी चीज़ों पर ये एग्री हुए थे कि हमें ये जो सेक्टर्स हैं इनको क्या करना है, इंटेंसिफाई करना है। यहाँ पे फिर जो ट्रेड मिनिस्टर है नॉर्वे के एंड फिनलैंड के, वो भी कंटिन्यू इंडिया के यहाँ पे विजिटिंग होगी। अभी आज 9 फेब एंड 10 फेब, है ना। तो ये 2 दिन यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रेड मिनिस्टर हैं नॉर्वे के एंड फिनलैंड के, ओके, तो वो क्या करेंगे, इंडिया की विजिट पर आ रहे हैं ताकि वो क्या कर सकें, यहाँ पर जो इनोवेशंस हैं फिनलैंड के एंड नॉर्वे के, वो क्या कर सके, इंडिया में यहाँ पे दिखा सके, ताकि जो सॉल्यूशन है उनको यहाँ पे हम इंडिया में यहाँ पे डेवलप कर सके। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इनके ट्रेड लिंक्स हैं, नॉर्वे, जो ये नॉर्वेन कंट्रीज हैं, नॉर्डिक कंट्रीज हैं, इनके साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हैं। देखिए, नॉर्वे एंड फिनलैंड हैव ऑनगोइंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड इन्वेस्टमेंट नेगोशिएशन विद इंडिया। यहाँ पे हमारे भी नेगोशिएशन चल रहे हैं कि इंडिया के साथ क्या हो, फिनलैंड के, है ना, और नॉर्वे के यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे मुद्दा आ जाता है कि इस रीजन में हम क्या कर सकते हैं, अपनी एक अच्छी यहाँ पे पावर स्टैब्लिश कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे जो हमारे इंडियन मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, पीयूष गोयल जी, उन्होंने भी ये कहा कि टुडेज ट्रेड एग्रीमेंट मस्ट बी फेयर, इक्विटेबल एंड बैलेंस्ड। जो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट होगा, अगर हम उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो वो एक कैसा होगा, एक फेयर होगा, इक्विटेबल होगा और बैलेंस्ड वे में होगा। और अगर हमारे ट्रेड रिलेशंस अच्छे होते हैं तो यहाँ पे जैसा कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा टूरिज्म है, एजुकेशन है, IT, एनर्जी, मैरीटाइम, फाइनेंशियल सर्विस है, ये जो हमारे सेक्टर्स हैं, ये सर्विसेज है, इन एरिया में हम एक सिग्निफिकेंस जो पोटेंशियल है उसको हमें यहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से जो ये नॉर्डिक कंट्रीज हैं वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती हैं। इंडियन कंट्रीज जो हैं, यहाँ पर जो इंडियन कंट्रीज हैं, इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, वो इन नॉर्डिक कंट्रीज में जाते हैं और वहाँ की जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, उनको यहाँ पे क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, नॉर्वे एंड फिनलैंड स्टैंड रेडी टू शेयर एक्सपीरियंस एंड बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज ट्रांजिशन। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो फिनलैंड एंड नॉर्वे हैं वो क्या है, रेडी हैं अपने एक्सपीरियंस को इंडिया के साथ शेयर करने के लिए। तो एट द एंड यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो नॉर्डिक इंडिया कैन बी अ पावर हाउस ऑफ द ग्रीन ट्रांजिशन ग्लोबली। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर नॉर्डिक कंट्रीज और इंडिया एक साथ आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ग्रीन हाउस का जो हमारा ग्रीन ट्रांजिशन चल रहा है ग्लोबली, इसका एक पावर हाउस बन सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे हमारे लिए क्वेश्चन कहाँ से आता है, हमारा जो नॉर्डिक कंट्रीज ये कहाँ कहाँ है देख लेते हैं हम। ये डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, दीज आर नॉर्डिक कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए एक लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है और यहाँ पे आ जाता है कि कितना हमारा यहाँ पे उनके साथ यहाँ पर मेनली हो रहा है। तो हम ये यहाँ पे ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ मूव कर रहे हैं। 9 एंड 10 फरवरी मतलब आज और कल यहाँ पे क्या होगा, फिनलैंड एंड जो नॉर्वे के मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पर क्या आ रहे हैं, इंडिया की विजिट में आ रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारी जो एग्रीमेंट्स होंगे वो यहाँ पे शेयर की जाएंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे देखिए द रोल ऑफ लेबर यूनियंस इन इमर्जिंग सेक्टर। देखिए हम पहले की बात करते हैं कि आप सभी ने हम बहुत दिनों से ये न्यूज़ चल रहे हैं कि जैसे कि अमेजन ने क्या किया, यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ को फायर किया, गूगल अपने एम्प्लॉयज़ को फायर कर रही है। तो यहाँ पे जो ये IT सेक्टर्स हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कंटिन्यूसली इसमें क्या हो रही है, हायरिंग भी हो रही है और फायरिंग भी हो रही है ना। यहाँ पे वो कभी भी अपने एम्प्लॉयज़ को फायर कर देते हैं, कभी भी हायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेनली ये बताया जा रहा है कि जो हम पहले के टाइम पे देखते हैं, जो पहले के टाइम पे जो MNCs थी, ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन से, उनके लिए क्या था, ट्रेड यूनियन था।
क्या था? ट्रेड यूनियन था। ये जो ट्रेड यूनियन था तो इनके जो इश्यूज होते थे, है ना, इनके जो कंसर्न्स होते थे, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पे एड्रेस करता था थ्रू प्रोटेस्ट स्ट्राइक्स, है ना। जो प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स करके जो ट्रेड यूनियन था, जो एम्प्लॉयज़ थे उनके यहाँ पे कंसर्न्स यहाँ पे सुने जाते थे। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कई बार कि जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती थी तो यहाँ पे वो ट्रेड पे चले जाते थे, मतलब स्ट्राइक्स पे चले जाते थे, प्रोटेस्ट करते थे, और जो उनकी डिमांड्स होती थी उनको यहाँ पे जो डिमांड्स होती थी तो उनको यहाँ पे कंपनीज के साथ नेगोशिएट कराया जाता था, ठीक है। बट आज के टाइम पे हम आईटी सेक्टर में देखते हैं तो यहाँ पे ये जो ट्रेड यूनियन का जो कॉन्सेप्ट है वो है ही नहीं, है ना। यहाँ पे कोई भी ट्रेड यूनियन नहीं है। इवन एम्प्लॉयज़ जो है वो भी कहते हैं कि हमें क्या है, ट्रेड यूनियन की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्किल है, हम कहीं भी जाकर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है कि देखिए ट्रेड यूनियन की अगर हम बात करें, यहाँ पे कोई भी ट्रेड यूनियन नहीं है आज के आईटी सेक्टर के लिए। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या आ जाता है, पहले तो ये कह रहे हैं कि ट्रेड यूनियन नहीं है ना। तो ये जो हार्श एक्शन लिए जा रहे हैं, मतलब कोई पर्सन, कोई बहुत अच्छा, जैसे कि अमेजन में अगर मैं यहाँ पे काम करी, फॉर एग्जांपल मैं अमेजन में वर्क करी, मैंने इसके लिए कोई मेरी जो सस्टेनेबल अच्छी सी जॉब थी, फॉर एग्जांपल मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब थी, कुछ भी ऐसा, मैंने उसको यहाँ पे छोड़ा और मैं यहाँ अमेजन में यहाँ पे काम करने के लिए आ गई। बट अमेजन ने क्या किया, यहाँ पे मुझे कुछ दिनों बाद यहाँ पे फायर कर दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम अपनी एक सस्टेनेबल जॉब छोड़कर, कोई पर्सन यहाँ पे कुछ छोड़कर आपके पास आ रहा है और आप उसको इस तरीके से यहाँ पे फायर कर रहे हैं, तो उनके जो यहाँ पे कंसर्न्स है इनको कौन यहाँ पे सुनेगा, कौन इनके कंसर्न्स को एड्रेस करेगा। बट यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है, इवन दे सीज कि दे डोंट नीड ट्रेड यूनियन। तो यहाँ पे पहला इशू क्या आ जाता है कि यहाँ पे ट्रेड यूनियन नहीं है। तो यहाँ पे रीज़न यही है, ट्रेड यूनियन ना होने के कारण ही यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो इस तरीके के हार्श एक्शन लिए जा रहे हैं आईटी कंपनीज के द्वारा, इसलिए ये लिए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड यूनियन नहीं है, इसलिए ये हार्श एक्शंस लिए जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, अगर हम यहाँ पे ट्रेड यूनियन बिल्ड भी करते हैं, हम यहाँ पे एक ट्रेड यूनियन बनाते भी हैं, तो ये इजी नहीं होगा किसी भी गवर्नमेंट के लिए। ये क्या होगा, इजी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ट्रेड यूनियन जो गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शन लगाएगी कि आपको कैसे हायर करना है, यहाँ पे लोगों को कब फायर करना है, कब उनको हायर करना है। अगर इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगाती है ट्रेड यूनियन के थ्रू, तो यहाँ पे जो MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, और जो अदर स्टार्टअप्स हैं, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें क्या करेगा, ये हिंडर करेगा, है ना। ये क्या करेगा, ये जो रेस्ट्रिक्शंस है MNCs और जो स्टार्टअप्स हैं उन यहाँ पर हिंडर करेगा उनकी फ्लेक्सिबिलिटी पर। तो यहाँ पे अगर ऐसा हुआ तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, जो कंपनीज हैं, वो क्या होंगी, ये हमारी कंट्रीज में नहीं आएंगी। तो इससे भी हमें क्या है, नुकसान ही होगा। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है मेनली कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो ये हार्श एक्शंस लिए जा रहे हैं, जो हमारा जो आज का जो इमर्जिंग सेक्टर है, उसके लिए यहाँ पर ट्रेड यूनियन का कोई भी रोल नहीं, इन्हें खुद ही यहाँ पर फाइट करनी है एक दूसरे से। ओके, आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे बताएगा द स्टेटस एंड प्रोसीड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। आप सभी को पता है यहाँ पे मेनली क्या किया जा रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे हम डिसइन्वेस्टमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही हो, गवर्नमेंट यहाँ पे अपने जो गवर्नमेंट के यहाँ पे जो सिक्योरिटीज हैं, है ना, गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं, सब्सिडीज हैं, उनको यहाँ पे वो सेल कर रही हैं, ठीक है। अब जो ये इन्वेस्टमेंट होता है, ये जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। माइनॉरिटी में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई XYZ कंपनी है ना, और गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको यहाँ पे इसके जो शेयर्स थे वो किसी प्राइवेट को बेच दी, बस बट यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अपना कितना रखेगी, 51%, मतलब मोर देन 50% जो शेयर्स होंगे वो गवर्नमेंट रखेगी। बाकी के जो बचे शेयर हैं वो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को यहाँ पे क्या किए जाएंगे, सेल कर दिए जाएंगे। तो ये होता है माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें जो है गवर्नमेंट अपनी 100% जो PSUs हैं उनके 100% जो शेयर होते हैं वो प्राइवेट कंपनीज को यहाँ पे सेल कर देती है, मतलब यहाँ पे कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन होता है। ओके, आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, यहाँ पे 2 टाइप्स से होते हैं, एक माइनॉरिटी, एक मेजॉरिटी। माइनॉरिटी में 51 मतलब मोर देन हाफ जो शेयर्स होते हैं वो गवर्नमेंट अपने पास रखती है, और मेजॉरिटी में यहाँ पे क्या होता है, 100% जो PSUs के हमारे शेयर्स होते हैं उनको प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे सेल कर दिए जाते हैं, मतलब कि यहाँ पर कंप्लीटली प्राइवेटाइजेशन होता है।
ठीक है। तो इस टाइम पे जो हमारा गवर्नमेंट का क्या एम है, व्हाट डज द गवर्नमेंट एम टू अचीव डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ये जो डिसइन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं कि आज जो गवर्नमेंट है इस टाइम पर वो ज़्यादा से ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इसमें मेनली गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, व्हाट CPSE आर slated for disinvestment in 2023 and 24, what measures have been taken to meet the targets। अब मेनली यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है, इस साल हमने देखा था कि हमें क्या करना है, फिजिकल कंसोलिडेशन करना है। फिजिकल कंसोलिडेशन करना है, इट मीन्स हमें क्या करना होगा, जो ये सब्सिडीज वगैरह हैं इसलिए इनको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है, ताकि हम यहाँ पे क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल कंसोलिडेशन कर सकें, है ना। हम यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं, है ना, जिससे कि हमें क्या हो, इन फ्यूचर यहाँ पर जो हमारा मनी है वो मल्टीप्लाई होकर हमारे पास वापस आए। तो इसमें हाई एक्सपेक्टेशन ये बताया जा रहा है कि द यूनियन बजट 2023 एंड 24 हैज सेट अ डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट 51,000 करोड़, डाउन नियरली 21% फ्रॉम द बजट एस्टिमेटेड फ्रॉम द करेंट ईयर। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो हमारा इस साल का जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसमें कितना टारगेट रखा गया है, 51,000 करोड़, सॉरी 51,000 करोड़ जो है ये डाउन है, मतलब 20% फ्रॉम दी बजट एस्टिमेटेड फॉर द करंट। विद 2 more months टू गो इन अ ईयर, द सेंटर इज येट टू मीट दिस इन्वेस्टमेंट टारगेट। अभी हमें क्या है, 2 महीने और है अभी हमें, है ना, 2 महीने और है, उसके बाद ये जो हमारा टारगेट था उससे हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा था वो उससे यहाँ पर मीट कर जाएगी। तो इसमें मेनली हमारे लिए यही अभी पढ़ना है कि इसमें देखिए, मैप में देखिए, जो ये ब्लू वाला आपको दिखा रहा है ये बजट का एस्टिमेट किया गया है कि हमें कितना यहाँ पे टारगेट हमें रखा गया। तो हमारा कितना टारगेट है 22 एंड 23 का, हमारा मेन टारगेट है कि हमें 51,000 रखना है, बट गवर्नमेंट ने अभी कितना कर चुका है डिसइन्वेस्टमेंट, ये जो आपका रेड वाला दिख रहा होगा, ये रेड वाला जो पॉइंट है, तो अभी हमारा जो टारगेट है उससे मीट यहाँ पर नहीं कर पाए। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है एक्चुअल हमारा अभी कम है ना, जो डिसइन्वेस्टमेंट हमें करना है वो एक्चुअल में अभी कम है। तो आपको यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट समझ में आ गया होगा, ये 2 तरीके का होता है, एक माइनॉरिटी और एक मेजॉरिटी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। देखिए इसमें यही बताएगा कि माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट के पास 51% से ज़्यादा यहाँ पे शेयर्स होते हैं, और मेजॉरिटी में यहाँ पे कम्प्लीटली, मतलब कि जो 100% कंट्रोल होता है वो बायर्स के पास रहता है, मतलब कि कम्प्लीटली यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पे, इंडिया डेवलपिंग बॉर्डर कनेक्टिविटी ड्यू टू चाइना कंसर्न। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडिया जो है हमारी बॉर्डर कनेक्टिविटी है, वर्क बिगेन लास्ट मंथ ऑन द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट 135 किलोमीटर लॉन्ग चुंगसुल दुंगती पुंचक डेंगमन रोड इन द लद्दाख रीजन। लद्दाख रीजन में जो कनेक्टिविटी है, बॉर्डर की कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए यहाँ पे डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, और मेनली कंसर्न क्या है इसका, चाइना के कारण। चाइना इज द मेन कंसर्न, जिसके कारण यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो इंडिया है वो अपनी बॉर्डर की कनेक्टिविटी को यहाँ पे डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो देखिए, शिमला लूजिंग इट्स वाइट विंटर जस्ट 1 डे ऑफ स्नोफॉल दिस सीजन सोफा। यहाँ पे देखिए किसके बारे में, एक हम इसको कह सकते हैं केस स्टडी है, ये क्लाइमेट चेंज के बारे में है ना, कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है। अब कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी स्नोफॉल हो जा रहा है, कभी बंद हो जा रहा है। तो यहाँ पे शिमला का केस बताया गया है कि इस साल शिमला ने कितना यहाँ पे स्नोफॉल रिसीव किया है, 6 सेंटीमीटर, ओनली 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम हाईएस्ट बात करते हैं, तो अगर हाईएस्ट स्नोफॉल शिमला ने कब रिसीव किया था, 1989 एंड 19 में 1989 में शिमला ने कितना यहाँ पे स्नोफॉल रिसीव किया था, 262.2 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हाईएस्ट है अब तक का रिकॉर्ड है। बट आज के टाइम पे देखें तो ये जो स्नोफॉल है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखिए पूरा डेटा दिया गया है, 2010-11 में 31.5%, 11-12 में 119.5, यहाँ पे 12 एंड 13 में 92.8, 13-14 में 76 सेंटीमीटर। तो ये जो स्नोफॉल हम देख रहे हैं, कभी यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस साल तो कितना, ओनली 6%, मतलब कि हमें सिर्फ एक दिन ही यहाँ पे शिमला में स्नोफॉल देखने को मिला है। तो उसमें यही बताया जा रहा है कि इसका जो मेन रीजन है वो क्या है, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण हमें यहाँ पे ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें यही बताया जा रहा है कि द फ्रेजाइल हिमालयन एरियाज हैव बीन विटनेसिंग इनकंसिस्टेंट स्नोफॉल एंड एब्रप्ट वेदर चेंजेस ओवर द पास्ट डिकेड। ओनली ऑन January 14 डिड शिमला रिसीव स्नोफॉल दिस सीजन। सिर्फ यहाँ पे 14 जनवरी को, है ना, 14 जन को यहाँ पे शिमला में स्नोफॉल हुई है, उसके बाद से यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हुई है। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो लिमिटेड टू द
Jakua Hills the highest point of town, while other areas in the city were deprived of the white cover, है ना। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हम शिमला में सिर्फ एक दिन ही स्नोफॉल हुई है, बाकी के यहाँ पे क्या है, जो हम इसकी बात करते हैं जाकू हिल्स की, जाकू हिल्स भी क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है टाउन का, वहाँ भी क्या है, हमें स्नोफॉल यहाँ पे हमें नहीं दिखाई है। मतलब कि हमें जो एरिया है वो वाइट, जैसे कि जब स्नोफॉल होती है तो पूरा एरिया वाइट हो जाता है ना। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो वाइट कवरेज है उससे जो हमारा ये हाईएस्ट पॉइंट जो है, हाईएस्ट हिल्स हैं टाउन्स की, वहाँ भी हमें ये जो वाइट कवर होता है इस साल हमें दिखाई नहीं दिया। तो ये इसका मेन रीज़न क्या है, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये केस स्टडी है और कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, एडोवर्स न्यूज़ एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।